हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद और वापस से आया हूं आपको इस ज़ूमिंग चैनल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस चैनल पे आपको इस प्रकार से लोगों से मिलवाऊंगा जो बहुत दिलचस्प भी हैं और कॉमन आदमी हैं, हमारे जैसे, मेरे आप जैसे हैं। और जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। इनफैक्ट मेरे को लगता है जीवन एक ट्रेन है, ठीक है। हमको अलग अलग पैसेंजर्स मिलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी थोड़ी है ना मेमोरी बनी रहती है, और फिर उनसे वापस से मुलाकात होती है तो हमको उनको बहुत जानने को मिलता है कि वो अंदर से आदमी है क्या। तो इसी दौरान जयपुर के अंदर जब मैं आया था तो मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर से मुलाकात हुई, फिर मुलाकात हुई। तो मैंने जाना ये आदमी तो बहुत दिलचस्प है। तो आज मैं उन्हीं लोगों से आपको मिलाने वाला हूँ। उनका नाम है शशि जी। शशि जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच, नमस्कार। आप मेरे इस जूमजिंग चैनल के ऊपर आए हैं। तो शशि जी, मुझे ध्यान है मेरी आपकी मुलाकात काफी साल पहले हुई थी किसी कार्यक्रम में। तब मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर क्या क्या हुनर है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपसे मिला, मैंने जाना आपके साथ आप तो बहुत चीजें लिखते हो, बोलते हो, स्टेज पे जाते हो। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि शशि जी कवि हैं। तो शशि जी, बहुत बहुत अगेन वापस से आपका स्वागत। शशि जी, मुझे बताइए कि पहले तो आप यू बिलोंग्स टू जयपुर। जी हाँ, मैं जयपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। जी। मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो जयपुर में ही हुई है, जी। जड़ वहीं से हैं। और मेरे फादर एक एनबीसी फैक्ट्री हुआ करती है बेरिंग्स की, उसमें जॉब किया करते थे। साथ में एक जनरल स्टोर हम लोग रन करते थे। यानी कि आपका ग्रोसरी का स्टोर हुआ करता जी था, और फिर अभी ग्रोसरी को आपने कम, जैसे अभी आपने मुझे ऑफलाइन बताया था, ग्रोसरी स्टोर को आपने उसको हाँ, जी हाँ, ऑनलाइन पे हमने ले गए। समय के साथ में थोड़ा-सा चलते हुए लगभग 45 साल हमने उसका ऑफलाइन स्टोर चलाया, और पिछले लगभग 4-5 साल से हम ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरह से उस स्टोर को रन कर रहे हैं। तो तो शशि जी एक बात बताइए, पहले तो जो शशि का नाम जो है, शशि जो नाम ऐसा है सर, वो लड़कियों को भी फिट होता है और लड़कों को भी फिट होता है। मेरी तो थोड़ी मेमोरी है कि मैंने शशि सबसे पहले शशि कपूर का नाम सुना था। तो आप बताइए शशि का मतलब क्या होता है और अ, किसने रखा आपका ये नाम? देखिए, शशि नाम जो है मेरे फादर ने रखा था, और शायद हो सकता है वो भी शशि कपूर के काफ़ी बड़े फैन रहे अच्छा। हों। और दूसरी बात ये है कि शशि जो अर्थ है, आप सभी जानते हैं, बचपन से हमने जाना है। शशि चाँद का पर्यायवाची है, ओके। चंद्रमा जिसे हम कहते हैं। और बहुत सारे पर्यायवाचियों में से शशि भी एक पर्यायवाची उसका है। और शशि का मतलब सीधा-सादा सा होता है, शीतलता, थोड़ा उजाला, ओके। और एक अलग तरीके की खूबसूरती प्रदान करने वाला शब्द। ओके। तो जब भी हम चाँद की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। तो वो एक शब्द रिलेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और कई बार पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी सूट करता है। तो शशि जी, जो जितना मैंने आपको जाना अभी, आप लिखते हैं, कविता लिखते हैं, लेख लिखते हैं, तो ये आपने स्कूल से शुरू कर दिया था कि कॉलेज से किया या कब किया? देखिए, मैं एग्ज़ैक्टली बिल्कुल बता नहीं सकता कि ये कब से शुरू हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको खुद को मालूम नहीं होती। जी। अ, कई चीज़ों के टैलेंट ऐसे होते हैं जो आप जानते हैं, जी। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया आपके बारे में जानती है लेकिन आपको भी नहीं मालूम होती। हम्म। और समय के साथ में कुछ स्थितियों के हिसाब से या कुछ ऐसी कंडीशंस ऐसे आ जाती है जब आपको वो टैलेंट का दुनिया को और आपको भी मालूम चलता है। तो लिखने करने का कुछ ऐसा विशेष शौक मुझे बचपन में वैसे तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती थी स्कूल में जब भी कोई एक्टिविटीज़ हो, कल्चरल प्रोग्राम या हो, या कुछ एक्टिविटीज़ किसी भी तरह की चल रही हो, तो उसके अंदर मैं कोशिश करता था कि अपना पार्टिसिपेट कर सकूँ। मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ, एक्चुअली में मुझे, मेरी जो मदर थी वो खुद कवि थी, लिखती थी, और थोड़े थोड़े से उनके हल्के से जीन्स हैं तो कविताओं में इंटरेस्ट आता। तो मैं ना ओपन माइक में जाया करता था। वहीं पहली बार मुलाकात मेरी शशि जी से हुई, फिर एक एक शो में और हुई, फिर एक शो में अपनी मदर को भी ले गया, वहाँ भी मुलाकात हुई। तो इस हिसाब से मेरी शशि जी की दोस्ती गहरी होती गई। इनफैक्ट मेरी मेरी मदर का बुक लॉन्च भी किया था, उनका कॉफी टेबल बुक बनाई थी, जी। और मैं सबको बताना चाहता हूँ उस जो बुक है उसका जो बैक पेज है वो आप ही की कविता से आज भी मेरे घर में है, और वो डिजिटल अमर हो गई हमेशा के लिए। और मेरी मदर आपकी कविताओं को बहुत पसंद किया करती थी। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मतलब मैंने भी उनकी कविताएँ पढ़ी हैं, और उनसे व्यक्तिगत रूप से 2-3 बार मेरी मुलाकात भी हुई है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब एक तो उदार दिल का व्यक्ति कोई मिले, और हाँ। दूसरा आपके सेम फ़ील्ड का मिले, और आपसे उम्र में बड़ा है, तजुर्बे में बड़ा है, तो निश्चित रूप से मतलब उनके साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो इसलिए जब आपने मुझे कहा था कि शशि भैया हम लोग उनके लिए बुक, एक उनकी लिखी हुई किताब इवेंट कर रहे हैं जी। हम उनके लिए बना रहे हैं, तो उनके लिए कुछ लिखिए। तो एक पल भी मुझे सोचने का, मतलब ऐसा कुछ विचार करने का दिमाग में नहीं आया। सिर्फ़ ये था कि हाँ, लिखना है। और सीधी-सी बात है कि मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं, जी। जिसमें से एक है शब्द माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जो सबके लिए बराबर का भाव रखता जी। है। जी। जी। तो मुझे एक पल भी ये नहीं लगा कि मैं किसी और के लिए कुछ लिख रहा हूँ।
ओके। मुझे ऐसा लिख रहा है, मुझे मतलब उस वक्त लिखते वक्त ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ लिख रहा हूँ, और जो कुछ भी लिख रहा हूँ जी। वो निश्चित रूप से दिल से निकला था और सबको पसंद आया, उन्हें पसंद आया, तो मेरे लिए यही हाँ, काफी इसलिए तो कवर पेज के ऊपर लगा हुआ है वो आज भी। थैंक यू, बहुत बहुत शशि जी, धन्यवाद। एक चीज और थी जो मेरी मदर कविताएं लिखती थी ना, वो बहुत है ना वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत लिखती थी। कभी मौका मिला था उनके उस पुराने शो को मैं कोशिश करूंगा जूम जिंग चैनल के ऊपर डालूं। तो कविताओं के जितना मुझे मालूम है अलग अलग रस हुआ करते हैं। तो हाँ, एक रस तो मुझे मालूम है, प्रेम रस। तो शशि जी, क्या जिस जगह हम बैठे हैं ना, इस कैफे का नाम भी है ना लव 14 है, जी। तो क्यों नहीं कोई एक आप सभी द व्यूअर्स को एक कोई प्यार मोहब्बत के ऊपर एक 4 लाइनें सुना दे तो मजा आएगा। बाकी फिर हम रस की बातें आगे करते हैं। बिल्कुल, अभी आपने जो बात कही, मतलब मैं इसको बहुत दिल से रिलेट करता हूँ, क्योंकि जीवन और में इनफैक्ट मुझे पता भी पड़ा रिसेंटली अभी कि आपकी विवाह भी जो है वो प्रेम विवाह हुआ आपका। तो इसी के ऊपर एक थोड़ा एक 4 लाइनें सुना दीजिए अपनी सर। चलिए, मैं आपने जो बात की है, पहली बात मैं उसमें थोड़ा सा, इससे पहले कि अपनी कुछ पंक्ति सुनाऊं, जी। मैं पहली बात यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जीवन जो है हमारे साहित्य में 9 रस बताए गए हैं, जी। और हर किसी में, हर संसार के हर व्यक्ति, हर जीव में ये सारे रस होते हैं, किसी में कम मात्रा में और किसी में ज्यादा मात्रा में। हाँ सर, कई लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, पर जो इन लोगों इन शायद चीजों को सीख जाता है वो कवि बन जाता है और वो बोलना भी शुरू कर देता है। करेक्ट सर? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि भावनाओं को व्यक्त करना, हाँ। और जो शब्दों के साथ में सही तरीके से व्यक्त करे उसको हम कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, राइटर, पोएट जो भी है। तो मुख्य बात यह है कि वो भी अपने भावों को शब्दों के द्वारा सबके सामने प्रकट करते हैं। कुछ लोग अपने बॉडी लैंग्वेज से ही चीजें बताते हैं, कुछ लोग किसी न किसी रूप में अपना एक्सप्रेशन जरूर देते हैं। क्योंकि सर कवि के लिए एक बात और कही जाती है, अगेन मैंने शशि कपूर की फिल्म में सुना था किसी में, कि जहां ना रवि पहुंचे वहां जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, सुंदरता की कौन सी मूवी है, शायद सत्यम शिवम सुंदरम का वो फिल्म का गाना है। तो सर एक बार वो जो 4 लाइनें यदि आप प्रिपेयर्ड है तो सुना दीजिए सर। तो प्यार की परिभाषा। जी। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसको लोग अपने अपने तरीके से व्यक्त करते आए हैं। जब से दुनिया बनी है तब से लोगों ने इसको अलग अलग रूप में बताया है, समझाया है। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, आप कितना रिलेट करते हैं देखिएगा जरूर। प्यार एक पहेली है, कभी दोस्त तो कभी सहेली है। किसी के लिए यह एक दर्द तो किसी के लिए दुआ है। कोई बदकिस्मती से कहे तो कोई किस्मत जिसे ये हुआ है। कोई लाइलाज दर्द से माने और कोई कहे खुमारी। कोई लाइलाज दर्द से माने और कोई कहे खुमारी। कोई कहे ईमान इसे तो किसी को लगे ये एक बीमारी। कोई सबसे बड़ा रिश्ता इसको माने, कोई समझे इसे फर्ज। कोई सबसे बड़ा रिश्ता इसे माने और कोई समझे इसे फर्ज। किसी के लिए है एक दौलत और किसी के लिए मानो एक कर्ज। ओके, वाह जी। कभी ये जुनून है तो कभी ये मजा, कभी ये जुनून है और कभी ये मजा। कभी ये सुकून है तो कभी ये सजा। अरे वाह। कभी लगे खूबसूरत रंग तो कभी लगे ये आग। कहीं खुशी का ये रूप है तो किसी पर लगा बदनुमा दाग। कभी लगे खुली आंखों का ये सुनहरा सपना। कभी बने गैर भी अपने तो कभी पराये भी हो जाए अपना। कभी ये महसूस हो सर्द गुलाबी एहसास के जैसे और कभी ये सहरा में लगे हो जैसे जानलेवा प्यास के जैसे। अरे वाह। कोई इसे पाकर हो जाए आबाद तो कोई इसमें रहे हमेशा बर्बाद। फिर भी दुनिया में कहते हैं सभी रहे मोहब्बत जिंदाबाद। क्या बात है सर, मोहब्बत जिंदाबाद। कितने नाम कितने रूप और कैसे इसे बताएं जी। कितने नाम कितने रूप कैसे इसे बताएं। ये है ही ऐसा एहसास जो समझकर भी कोई समझ ना पाए। अच्छा। इसीलिए तो कहते हैं प्यार एक पहेली है, कभी दोस्त कभी सहेली। अरे वाह सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी लाइनें हैं। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि जो आपने भी प्यार की बातें करी, अभी सर क्या हो गया है, और आपने लव मैरिज भी करी है जी। और अभी एक सर नई चीजें शुरू हुई हमारी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर लोग लिव इन में रहते हैं जी। और तो मेरा एक साधारण सा सवाल है, परिवर्तन देखा जब आपने लव मैरिज करी, अरेंज मैरिज करी और आज जो लिविंग में लोग रह रहे हैं, तो आपको क्या अंतर दिखता है तीनों के अंदर? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि प्यार बहुत पर्सनल मैटर होता है। ओके। और दूसरा, जैसे मैंने भी इस कविता में आपने सुना होगा कि इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ज्यादा दूर नहीं जाते, हम लगभग 50 साल पहले की बात करते हैं। इंदिवर साहब ने एक बहुत ही अच्छी लाइन की है, जहां तक मुझे याद है जी। पूर्व और पश्चिम का एक सॉन्ग है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़कता हुआ कहीं छोड़ दे, तब तो मेरे पास आना है प्रिय, मेरा दिल मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। नहीं सर, सवाल ये है कि उसमें मैं अभी आपकी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे, उसमें उन्होंने एक लाइन की है, और वो लाइन मेरे ख्याल से सभी, खासतौर स्पेशली जो अभी हमारी जेन जी चल रही है जी, उनके लिए वो बहुत लागू होती है।
उसमें एक लाइन है कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, ओके। मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। तो जहां शर्तें हों, जहां एक दूसरे के साथ में कमिटमेंट की बजाय कंपटीशन जैसी चीज हो, और अगर ऐसा है तो ऐसा है, ये जब भावना हो तो उसको प्यार मैं एटलीस्ट मैं नहीं मान सकता वो प्यार है। क्योंकि प्यार में 3-4 चीजें ऐसी होती है जो कि बहुत डीपली भावनाओं से जुड़ी होती है, बहुत इंटरनल सर। इंटरनल भावनाओं से जुड़ी होती है। सबसे मुख्य बात होती है प्यार लेने से ज्यादा देने में यकीन रखता है। जी। और लिव इन रिलेशन या जो अब जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके अंदर लोग मुझे क्या कई मिल रहा सारे है फैक्टर्स हैं। इस जी। पे ज्यादा गौर कर रहे हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या, मुझे क्या, अच्छा। मेरे लिए क्या। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो छोड़ो। तो आप समझ सकते हैं कि ये कम से कम मेरी नजर में, तो हो सकता है मैं माफी चाहूंगा मेरे शब्द किसी को बुरे लगे, मेरी नजर में ये प्यार नहीं है, ये एक समझौता है जो आप अपनी सुविधाओं के हिसाब से निभाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। पर सर समाज चेंज हो रहा है तो ठीक है, नई जनरेशन जिस हिसाब से सोच रही है उनका अपना एक सोच तरीका है। बहरहाल सवाल ये रहा कि चलिए ये तो थोड़ा नया क्वेश्चन हो गया था कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, तो आपके घर वालों को दिक्कत हुई थी उस समय? जी नहीं, कब की देखिए बात है? एक्चुअल में मेरी ईयर याद है आपको? मैं डेट वाइज याद है, कुछ चीजें जी। जिंदगी में भूलने के लिए नहीं होती है। मैं T3 का ओके। सेशन था यूनिवर्सिटी में हमारा, तब तो शाहरुख खान आ चुका था। आ चुका था, बिल्कुल आ चुका था। प्यार मोहब्बत तो फैल चुका था। बहुत नहीं, उससे पहले से फैला हुआ था, उससे पहले ही बहुत सारे लेखक लिख उसके चुके बाद हैं। और हाँ जी, नहीं लेकिन ठीक बात है। उसने एक्सप्रेशन का तरीका लोगों का बहुत बदला। जी। तो एक्चुअली में सर कई लोग ना, मैं थोड़ा फिल्मों के बारे में बोलता हूँ, आपको पता है कि कई लोग जब हम किसी पर्टिकुलर कलाकार की फिल्में देखते हैं और कुछ नए बच्चे कुछ उनके बारे में अपशब्द बोलने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को जो प्यार करना सिखाया ना, वो शाहरुख खान ने सिखाया है, सलमान खान ने सिखाया, और भी एक्टर हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्यार की जी। तो मैं बात कहूँ तो ये जीवन का एक रस है, जी। और जब से दुनिया बनी है तब से ही है। जी। और अगर थोड़ा सा और डीपली जाए और इसको अदरवाइज ना लें, तो ये संसार प्यार से ही चल रहा है। क्योंकि जितने भी नए जन्म होते हैं उसमें कहीं ना कहीं तो प्यार का मतलब रोल होता है। 1990 93 94 में भी कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं रहा ऐसा, कि? हाँ। तो आपके इनफैक्ट कितने बच्चे हैं सर भी? अभी मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। ओके। और मैं प्राउडली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि अ, शादी के बारे में लोग कहते हैं कि शादी एक लॉटरी है। लॉटरी है। अच्छा। किसी की बहुत अच्छी निकल जाती है और किसी की कई बार नहीं जी जी निकलती, हाँ। कि लोग ट्राई अगेन पे आ जाते हैं। हम्म। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि लगभग 3.5 साल मेरा अफेयर रहा अच्छा। मेरी मिसेस प्रतिभा जी के साथ में। और हम कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी वगैरह हम लोग साथ रहे। और उसके बाद में हमारी शादी में एक सबसे जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि हम दोनों ने कभी भी पेरेंट्स के सामने किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की। हमने जो हमारा रिलेशन था वो छिपाया भी नहीं। हमने घर वालों से सिर्फ इतना कहा कि यदि आप लोगों को ठीक लगता है और आप कहीं भी हमारी शादी करेंगे और पसंद पूछते हैं, तो पसंद हमारी ये है, जी। हमारी जिद नहीं है। बाकी फैसला आप लोगों को लेना, क्योंकि आप लोग तो ज्यादा उम्र वाले हैं। यानी कि आपकी शादी में लॉटरी नहीं लगी, जैकपॉट लगा आपका, हाँ? जी हाँ। और उसके बाद जो रिलेशन हमारा लगभग 28 साल हो चुके हैं इस बात को, और 28-29 साल, मतलब ऐसे ओवरऑल 30-32 साल हम पूरे कर चुके हैं साथ में। लेकिन एक पल के जी। लिए भी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि जिंदगी में कोई गलती हुई। ओके। तो शशि जी एक और बताइए कि जो कवि होते हैं, जैसे अभी नौ रस की बात करी थी, जो आपने अभी तक कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं, उसमें कौन से रसों के ऊपर आपने ज्यादा ध्यान दिया है? इनफैक्ट अभी समाज में भी सर काफी सारे बदलाव हम देख रहे हैं, चाहे वो हमारे हम सुन रहे हैं सर, सबका अलग अलग संघर्ष तो चल ही रहा है, लेकिन आपने अपनी अभी तक के जो कंटेंट बनाया या लिखा है, उसमें आपने कहाँ कहाँ फोकस किया है, देखिए, या मुख्य किन बात, रसों के ऊपर फोकस किया, कहाँ पे लिखते हैं? सबसे मुख्य बात यह है अरुण भैया, मैं एक टाइप जिसे कहें, वो नहीं करते? मैं टाइप नहीं हूँ। ओके। मैं जो भी चीज दिल को जी। भा जाती है, चाहे वो छोटी सी हो या बड़ी हो, और उससे अगर मुझे लगता है कि मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, या मैं कहीं इसको अपनी जिंदगी में उतार सकता हूँ, या जी। मैं औरों की जिंदगी तक भी इस बात को पहुंचा सकता हूँ, जी। तो मैं वहां लिखता हूँ। और अगर, चूंकि समाज में विसंगतियां बहुत ज्यादा होती जी। हैं, और सबसे ज्यादा जो लोगों में हास्य या क्रोध जो है, ये दोनों रस पैदा होते हैं, तो नॉर्मली समाज की विसंगतियों से होते हैं। तो ऐसे में आपको सटायर बहुत देखने को मिलते हैं, ओके। व्यंग जिसे हम कहते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो कुछ भी लिखूं, उसमें कहीं ना कहीं अगर मैं व्यंग भी लिख रहा हूँ, तो लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। ओके। और कई बार कुछ चीजें इतनी व्यथित कर देती हैं लोगों के हाल और समाज को देखते हुए, फिर पूरी तरह से ऐसा लगता है कि दुख दर्द जो है वो बता दें। और कुछ सच्चाइयां, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, तो शब्दों का थोड़ा चयन उस वक्त करते वक्त ये ध्यान रहता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि हर आदमी ऐसा नहीं है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि उस कविता को, जो जिसको भी किसी ना किसी एक आशा के साथ, एक अच्छाई के साथ
उसको मैं एंड मतलब जो मेरा नोट तो आप मतलब दिल की बातें लिखते हैं, मन की बात नहीं लिखते, है ना? है ना? एम आई राइट? हालांकि बातें बहुत मैंने जो बोली हैं घुमा के एक ही हैं, बट अच्छी बात है, आप दिल की बात लिखते हैं। अब आप मुझे सर ये बताइए कि जब आपने अपने हुनर को पहचाना, तो आपको किस प्रकार से लगा? आपने इसके अंदर करियर क्यों नहीं बनाया? या मैं करियर तो नहीं बोलना चाहूंगा, कभी आपने स्टेज वगैरह पे, मेरे जहां तक अभी मुझे पता है, आपने कभी कोई किताब भी पब्लिश नहीं की, तो मेरी बड़ी नाराजगी है आपसे। इसके ऊपर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो लेखक होते हैं या कवि होते हैं, मेरे को ध्यान है जब मैं मिर्जा गालिब देखा करता था टीवी के ऊपर सीरियल आया करता था, वो जी बहुत सारी शायरियां बोलते थे और लिखते नहीं थे, और वो मेरे ख्याल से वो कहीं आज भी कहीं कंपाइल भी नहीं है, नहीं और हो उन्होंने शायद कवर भी किया अपने शो के अंदर कि कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता नहीं पड़ता। उनको। और एक एक शब्द जो लिखा जाता है, और आपने कहा शब्दों का मेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे लगता है हर आदमी को उसको लिख लेना चाहिए। तो आपने ये भी नहीं किया, तो आपने इस प्रोफेशन को, जो आपका ऑनलाइन व्यापार चला वो चल रहा है, बट आप इसको एज ए प्रोफेशन कहीं यूज करते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं या लोग बुलाते हैं देखिए कि मैं अभी हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है? यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं दिल से हमेशा धन्यवाद देता हूँ माँ सरस्वती का। जी। और दूसरा, उसके बाद में पेरेंट्स तो हैं ही, परिवार जी। तो है ही। जी। उसके अलावा उन सभी प्रबुद्ध साथियों का जो मेरे शब्दों को सुनते हैं और सराहते हैं, जिनकी बदौलत मुझे और नया कुछ लिखने का समय समय पर मौका मिलता है। हालांकि ये एक ऐसी चीज है जो कि आप जानते हैं, सभी कलाकार जो होते हैं मूडी होते हैं। कलाकार कभी स्विच की तरह काम नहीं करते कि स्विच ऑन और वो ऑन। जी। वो मूड है, और उसके बाद धीरे 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 प्रैक्टिस ऐसी होती है कि वो जहाँ भी माहौल होता है उस हिसाब से अपने आप को डाल करके अपना मैंने सर ना परफॉर्म शुरू शशि करना जी है। सवाल इसलिए पूछा कि जो मैंने कुछ ओपन माइक में देखा है, बुलाते हैं सेशन के लिए कैफेज के अंदर या किसी अलग अलग स्टेज प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन द चार लिटिल बिट ऑब्वियसली जगह का देना होता है, बट मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है उन लोगों का कि लोगों को 1 से लेकर 4 घंटे तक अलग अलग लोग आते हैं और अपनी अपनी कविताएं, मन की बात बताते हैं। तो कहीं मुझे भी लगता है कि वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता अपनी बिल्कुल। चीज़ों को बताने के, अपने मन के भाव को। तो आप सोशल मीडिया को या यूट्यूब किसी चैनल को मेरे ख्याल से तो यूज़ करते नहीं है या बहुत कम करते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि आपने अभी इसके लिए क्या सोचा है, नहीं सोचा है? मेरी देखिए तो मैं रिकमेंडेशन है कि जैसे मैं एक कार्य कर रहा हूँ, आप भी अपना एक चैनल बनाएं और हर वीक में अपनी कविताओं को सुनाएं लोगों को। बिल्कुल, एक्चुअल में जो आपने अभी शुरुआत में बात की थी कि जीवन की आपाधापी, जी। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि लगातार मैं अभी अपने जॉब को लेकर के, मतलब अपने काम को लेकर जी। के, या कुछ घरेलू परेशानियां, या कुछ और भी कुछ मैटर्स हो सकते हैं, उसमें कभी इस चीज को, अपने शौक को, अपनी खुशी को मैं उस रूप के अंदर लोगों के साथ में कमर्शियल वे में पेश नहीं कर सका। ओके। लेकिन बट यू वांटेड टू डू दैट? या बिल्कुल, मैं अब पिछले कुछ समय से चीज़ें मेरे दिमाग में चल भी रही थी, और आपसे भी मेरी 2-3 बार बात हुई। तो जब भी आपसे बात होती है और आप ये बात मुझे कहते हैं, उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियसली इसके बारे में सोचना शुरू किया है, और मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस प्रयास को मैं किताब की शक्ल में सब लोगों तक पहुँचाऊँ। लोगों ने अब तक जितना प्यार दिया है, मैं चाहता हूँ कि नहीं, नहीं। उसी प्यार को थोड़ा-सा ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे। मुख्य उद्देश्य नाम या पैसा कमाना बिल्कुल मेरा कभी नहीं रहा। मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को भी लगे कि हम आम आदमी भी कुछ कर सकते हैं, हम आम आदमियों में भी कुछ जज़्बा है, और चाहे जहाँ पर हम राह निकाल सकते हैं, चीज़ों को संवेदना के साथ देख तो आप सकते हैं। सिर्फ कविताएं लिखते हैं कि कोई स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी लिखी है नाटक की, या किसी फिल्म सोच के आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है कभी, या कोई और जो आजकल समाज में हम देखते हैं, कोरोना में बड़ा लोगों को दर्द था, उसके बाद भी प्रॉब्लम तो रहती रहती हैं, या खुशियां भी रहती हैं, शादियां भी होती हैं। तो मेरे को लगता है कि हमें आप 2-4 कुछ ऐसे भी। तो शशि जी, जो आप ये कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं, तो कहीं से प्रेरणा मिलती है? देखिए, मुख्य बात अगर हम मुख्य रूप से समझें तो दुनिया में हर एक चीज़, हर किसी के लिए प्रेरणा हो सकती है। ओके। और कवि चूँकि भावनाओं से जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो उनको जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ओके। शब्द हो, घटना हो, कोई वस्तु हो, किसी का नाम हो, या कुछ भी जो अपनी आँखों से दिख रहा है, वहाँ पर झट से इसका कविता मतलब बन जो जाती है। हमारे इकोसिस्टम में कुछ हो रहा है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। मेरे को याद है, आपने कुछ साल पहले कुछ मोबाइल, आपने मुझसे कुछ खरीदने की बात करी थी, तो आपने कहा कि मेरे ऊपर लैंडलाइन के ऊपर है कि आज आज हमारे सारे व्यूअर्स को एक आप वो लैंडलाइन वाला भी सुना दीजिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, मैं अभी आपने बात की तो देखिए, मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा, अभी जो यंगर जनरेशन है, जी। इसने शायद वो दौर नहीं देखा है। हम लोग उस दौर में रहे हैं जहाँ पर लैंडलाइन की बहुत वैल्यू थी। हाँ। तो एक दिन कुछ ऐसी ही चर्चा चल रही थी, तो कुछ शब्द निकले हैं, तो आप सुनिए, और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग उसका भाव भी समझ पाएँगे और अर्थ भी समझ पाएँगे कि लैंडलाइन और मोबाइल,
ये ओके। दोनों फोन जब आपस में बात करते होंगे तो लैंडलाइन उससे क्या बात करता होगा। तो देखिए लैंडलाइन फोन बोला सेल फोन से परेशान होकर एक दिन, वो भी क्या दिन थे ओके। जब मेरा किसी के घर में होना कॉलोनी में शान की बात मानी जाती थी, हाँ हाँ। और देश भर में घंटी मेरी एक जैसी बजकर एकता का संगीत सुनाती थी। मेरा मालिक पीपी नंबर देने वालों पर बहुत झाड़ता था, और बरसों के इंतजार भी मेरा गिना चुना रंग रूप किसी किसी घर में ही आता था। हाँ सर, काले कलर के फोन हुआ करते थे, कॉमन से 3-4 कलर ही कॉमन हुआ से थे करते और एक सी घंटी होती थी और उनपे काफी समय तक तो वो डायल घुमाने करना वाला होता था, डायल वाला बिल्कुल। ही हुआ करता था। तो जी। उसके बाद में लैंडलाइन कह रहा है, वक्त बदला और दौर मेरा भी जा रहा है तुम्हारे आने के बाद। हम्म। याद तू भी रखना, बहुत जल्दी तू भी बातें याद करेगा मेरी नई तकनीक आने के बाद। ओके। जमाने के साथ कितना भी बदल जाए तेरे और मेरे रूप रंग, हम्म। दूरियां मिटाने और करीब लाने में हम रहेंगे दुनिया के हमेशा संग। अरे वाह। लैंडलाइन फोन जो है वो उसने एक बात कहा कि ध्यान से सुन और मुझसे सीख जो मैं तुझे रहा हूं सिखा। लैंडलाइन बोल रहा है मोबाइल सेल फोन से, से। सेल जी। फोन से, कि ध्यान से सुन और मुझसे सीख जो मैं तुझे रहा हूं सिखा। रफ्तार जिंदगी की तेज होती जा रही है इस कदर कि मैं तो फिर भी टिक जाता हूं एक जगह, लेकिन तू फिरेगा दर बदर। जी। तेरी छोटी सी काया में जादू खूब समाया, जी। तेरी छोटी सी काया में जादू खूब समाया, मगर याद रख इस दुनिया में तू मेरे बाद आया। जी। और बुजुर्गों की बात याद करेगा एक दिन कि क्यों कहते हैं नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। 100 दिन। तो तो लैंडलाइन शशि जो जी, है लैंडलाइन और सेल फोन की बात है। इनफैक्ट सर मुझे ध्यान है पहले गाने भी बना करते थे, मुझे बहुत पुराना शायद वो टुन टुन के ऊपर फिल्माया गया है, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन टेलीफोन पिया की याद किया सदा था, की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक और चीज सर, ये आपने कविता कब लिखी है, ईयर याद है आपको? ये जब जस्ट लाइक ये मुझे जहाँ तक याद है 2006 या 2007 के आसपास की बात होगी, जब मोबाइल आने लगा था, और फिर उसके बाद मैं में इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि अब मैं जितने भी नए राइटर्स को, लेखकों को देखता हूँ, वो अपना कंटेंट को भी ना मोबाइल पे बिल्कुल लाते हैं, वहीं से पढ़ते हैं। जैसे आज अभी भी आप डायरियां यूज कर रहे हैं, लेकिन अब कई नए लोग हैं वो अपने सारे कंटेंट को मोबाइल पे ले बिल्कुल आते हैं। तो ये देखिए मोबाइल के फायदे तो हैं, ये नहीं बिल्कुल कहेंगे कि बिल्कुल। मोबाइल के फायदे नहीं है। नहीं, तो इसको हाँ, मैं टेक्नोलॉजी जरूर बदलती जा रही है, चीजें नहीं आती जा रही हैं। यहाँ पर अगर आप संदेश समझेंगे तो मेरा संदेश यहाँ पर मोबाइल और लैंडलाइन और सेल फोन से रिलेट करने का है, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन का। जनरेशन। अगर आप उसको गौर से समझेंगे कि नई जनरेशन हमेशा फास्ट एंड फॉरवर्ड रही है, एडवांस रही है, और उनके विचारों में, उनके एक्शन में, सब चीज़ों में थोड़ी तेजी रहती है, और रहनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ वैल्यूज की बात आती है, जहाँ सही को सही और गलत को गलत स्वीकार करने की बात आती है, कुछ अनुभवों के सीख लेने की बात आती है, वहां पर अगर ये न्यू जनरेशन पुरानी जनरेशन को अवॉइड करती है तो नुकसान बहुत है। जी। तो संदेश बस इतना सा है कि जी। जी। कुछ चीजें इनसे सीखनी चाहिए, इनकी वैल्यू समझनी चाहिए। अच्छा शशि जी, मुझे एक और बताइए कि आजकल हम लोग मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो बात नहीं करूंगा, बट जो हम लोग राइटर्स हैं, कभी लिखते हैं या पॉलिटिकल सटायर होते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट लिखा है आपने जो कभी विवाद हुआ है, या इस प्रकार का कुछ कोई कंटेंट हो तो जरूर बताइए। किसी का देखिए, नाम मत लीजिएगा। नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। या किसी कॉमन आदमी, मतलब जो आपकी सोसाइटी में कोई इशू है, आपको लगता है कि आपने अपने शब्दों से उसको कोशिश करी है सबको पहुंचाने मैंने की। कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने कुछ बोला है, जहाँ पर भी कई ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग बैठे होते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों के चेहरे खिल जाते हैं और कुछ के चेहरे उतर जाते हैं। जी। मेरा उद्देश्य कभी किसी को भी नीचा दिखाने का नहीं होता, जो सच है वो सामने लाने का होता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि कहीं हम लोग बैठे हुए थे, और जैसे कि हमारे देश में सबसे विवादित जो चीजें होती हैं, जिन चीजों पे सबसे ज्यादा बहस की जाती है, वो है पॉलिटिकल इशू। कहीं भी बैठिए आप, एक दो पार्टियों के लोग अलग अलग मिल गए तो जी। बहस करके उठते हैं। जी। तो ऐसे में कुछ साल पहले कोई ऐसी बात चल रही थी, तो मेरे एक उम्मीद, जब भी कोई नई सरकार आती है, जब भी, मैं किसी भी पार्टी से कभी ज्यादा मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, और मेरा पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, नहीं, ना उसमें इंटरेस्ट तो रखना चाहिए, बट हाँ अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, इसमें कोई हाँ, बुराई नहीं है। तो मैं कभी किसी भी मतलब पक्ष में या विपक्ष में नहीं होता, मैं न्यूट्रल वे में, अगर जो सही है उसको सही, जी, और जो गलत बताइए है उसको गलत। बताइए। तो मैंने ऐसे में एक ये देखिए, आज मेरे सामने डायरी भी है और उसमें डेट भी लिखी हुई है। जी। ये 2011 की एक कविता है, तो मैं इसको आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, और सुनाइए आप सर, सुनिएगा इसको। बताइए। इस कविता का शीर्षक है उम्मीद। आसानी से सुनाइए रीड सर। पढ़ पाएंगे। तो उम्मीद, न जाने क्यों किस उम्मीद पर जिए जा रहे हैं, न जाने क्यों किस उम्मीद पर हम जिए जा रहे हैं,
जख्मों को अपने ही अश्कों से सिए जा रहे हैं। जी उन्हीं को दे दिया है खुशफहमी में अपना अहले वतन, जी उन्हीं को दे दिया है खुशफहमी में अपना अहले वतन, जो हर पल सिर्फ खुद ही को बुलंद किए जा रहे हैं। अच्छा जी। अवाम के जख्म बदलते जा रहे हैं नासूर में हर पल, और वो लुत्फ इस मंजर का लिए जा रहे हैं। वाह सर वाह। अपने ईमान से जरा भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं हमें, अपने ईमान से जरा भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं हमें, और वे अपनी बेईमानी पे ईमानदारी की दुहाई दिए जा रहे हैं। अरे वाह सर। मेहनत कश आधी अधूरी पगार में भी गुजारते हैं जिंदगी, जी मेहनत कश आधी अधूरी पगार में भी गुजारते हैं जिंदगी, और वे हंगामे को भी खिदमत कह करके भत्ते पे भत्ते लिए जा रहे हैं। कि अपनी आंखों के पानी से भी प्यास हम अपनी मिटा लेते हैं, अपनी आंखों के आंसू से भी या पानी से भी प्यास हम अपनी मिटा लेते हैं, और वे बेशर्मी से दौलत के दरिए पिए जा रहे हैं। जी यहाँ जिंदगी सिर्फ आज और अभी में सिमटती जा रही है। जी यहाँ जिंदगी सिर्फ आज और अभी में सिमटती जा रही है, और वो अपनी पुश्तों के लिए जायदाद जमा किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे आपकी शशि जी की। हम लोग जो एक कॉमन आदमी है ना सर, हमको बड़ा, इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले देखा था, हमको बड़ी, जो इंडियन सिटीजन है उनको एक फाइनेंशियल क्वेश्चन मार्क तो बहुत बड़ा रहता है। फिर रहता है नौकरी रहेगी रहेगी, बच्चे मेरे कैसे पढ़ेंगे, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी नेताओं की फौज है जिन्होंने, वो बोलते हैं इन्होंने इतना कार्य कर लिया कि इनकी पुश्तें मैं सेट हो गई है ना। उसके ऊपर भी अभी आऊंगा। एक जी जो चीज आप लोग सुनाइए कहना सर, चाहते आगे हैं, बताइए। अभी जो आपने बात कही कि हम एक उम्मीद, जो मैंने उम्मीद जी है, और उसी का लास्ट पार्ट है ये, कि अभी नहीं तो फिर कभी सही बदलेगी सीरत भी इनकी सूरतों के साथ, अभी नहीं तो फिर कभी सही बदलेगी सीरत भी इनकी सूरतों के साथ, मुल्क बढ़ेगा आगे लेकर सबके हाथों में हाथ, जी दूर होगी मायूसी गरीबों के चेहरे से, और आजाद होगी आवाम इन फर्जी पहरों से। वाह सर, बहुत अच्छी कविता शायद है। इसी उम्मीद में हम जिए जा रहे हैं, और इसी उम्मीद में जख्म अपने अपने अश्कों से सिए जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो शशि जी ये कविता बहुत रिलेवेंट है आज के भी कॉन्टेक्स्ट में। देखिए सर, अलग अलग सरकारें आ रही हैं, लेकिन एक कॉमन आदमी जो मैंने कहा ना, उम्मीद में जिया जा रहा है, और हिंदुस्तान उसी से चल रहा है। और आई एम श्योर जो आपने आखिरी के वर्ड्स लिखे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है मैं और आप ना हो, बट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल इंडिया में होगा, भारत में होगा। ये चीजें हैं, और जब तक दुनिया रहेगी कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ सर, कुछ नहीं होगा तो कुछ होगा। कुछ ऐसा तो नहीं है कि बस। जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे बेईमानी नहीं है, तो कुछ और इश्यूज हैं, बट अब यहाँ पर एक आपने जो बात की कि कविता कैसे बनती है, हाँ एक ऐसा शब्द जो कि हम लोगों ने बचपन से सुना है, शायद मेरे ख्याल से दुनिया भर में वो शब्द रोजाना करोड़ों बार बोला जाता है। कौन सा शब्द सर? महंगाई। महंगाई। इस हाँ, अपन महंगाई हर चीजें बोलते हैं बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, महंगा हो गया है। बहुत महंगा हो गया है। तो यहाँ पर एक बार होली का कुछ माहौल था, तो उसमें कुछ बात चल रही थी, तो एक कविता आपने चलते लिख दी? चलते मैं अरे वाह सर, सुनाइए सर। घर आ रहा था, रास्ते में मेरे दिमाग में एकदम से एक चीज आई, तो महंगाई को लेकर की बात चली, तो महंगाई पर एक कविता बन गई। तो देखिए उसमें भी आप सब शब्दों को समझिएगा, जी पकड़िएगा। सुनाइए। कि मंत्री जी के दरबार में जनता ने गुहार लगाई, मंत्री जी के दरबार में जनता ने गुहार लगाई, कुछ करो उपाय प्रभु छाई बड़ी महंगाई। जी सुनकर ये बात मंत्री जी ने यूं फटकार लगाई, बंद करो झूठी अफवाह, अभी कहाँ महंगाई। 15 दिन पहले ही तो हमने सिर्फ 30 करोड़ में दुबई में नए फ्लैट की बुकिंग करवाई है, और साथ ही साले तोताराम को सिर्फ 5 करोड़ की नई फरारी दिलवाई है। जी श्रीमती जी सिर्फ 17 लाख में 15 दिन का यूरोप टूर करके आई है, और बेटिया जन्मदिन पे सिर्फ 45 लाख की ज्वेलरी लेके आई जी है। बेटे ने बहुरानी के नाम पर सिर्फ 18 करोड़ में शराब की नई फैक्ट्री लगाई है, और छुटके ने तो सिर्फ 1 करोड़ में थाईलैंड में बैचलर पार्टी बनाई है। अच्छा जी। पिछले चुनावों में ना पूछो कि कितनों से दक्षिणा बिटवाई है, हम्म। और जीत के जश्न में सिर्फ 75 लाख में पूरे 15 मिनट नोरा फतेह नचवाई है। अरे वाह सर, ये नोरा फतेह तो सर अभी की है, कविता कब की कविता लिखी कभी की है, लेकिन ये रिलेवेंट है, ये हमेशा रहेगी। ओके। छोड़ो सारी बातें और सारे गम, आ जाओ मेरे फार्म हाउस पे, जहां सिर्फ 3.5 लाख रुपए की झालरें लटकाई हैं, और मेहमानों के लिए खास पाकिस्तानी मिठाई मंगवाई है। इसको आप खास पाकिस्तानी मान लीजिए, या 10 लाख की देशी विदेशी। मैसूर पाक की बात कर रहे हो आप सर? हैं अभी कुछ आया था, कुछ मिठाई वालों से, उसका नाम हम चेंज कर लिया था। मैंने लिखा इसलिए क्योंकि जिससे हमें सबसे ज्यादा नफरत है, हमारे नेताओं को उनसे बहुत ज्यादा प्यार होता है अंदर से, अच्छा। दिखाने के लिए, कहने के लिए कुछ और है। यहाँ पे सारी चीजें जी चूंकि व्यंग में जी है, तो आप जी समझ सकते हैं। जी अब काम की बात जो नेताजी ने लास्ट में सीख दी है, वो कह रहे हैं, अरे मूर्खों, महंगाई का रोना यहाँ वही रोते हैं जिसे इस जमाने में चूना और मक्खन समय पर सही जगह लगाने की कला नहीं आई है। कमाता वही है हर तरह से इस दुनिया में,
जिसने थूकने और चाटने की तकनीक में महारत पाई है। जी, तो बिल्कुल इसलिए अगर आप आपने महंगाई की शिकायत उनसे कर रहे हैं तो गलत जगह शिकायत कर रहे हैं। आपको सीखना चाहिए जो नेताजी सिखा रहे हैं। बिल्कुल शशि जी, एक और आपने मेरे को सुनाया था कभी काफी पीछे, एक हमारा वर्ड कई बार हम लोग बोलते हैं नौटंकी। जी तो एक बार नौटंकी के ऊपर भी हमारे सभी व्यूवर्स को सुना दीजिए। वो तो आपको मेरे ख्याल से मुंह जबानी याद है पूरी की पूरी। हाँ, देखिए ये भी आपने बहुत अच्छा शब्द बोला हम और नहीं मुझे बोलते याद है। क्या नौटंकी लगा रखी है बिल्कुल, एक्चुअली बात है बात क्या में नौटंकी। बिल्कुल। तो देखिए इसी पर भी कुछ ऐसी कोई चर्चा चल रही थी और वो शब्द जब आया तो दिमाग में कुछ शशि जी, एक बार मुझे आपने नौटंकी बारे में जरूर कुछ बताया था कि आपने को कि क्या नौटंकी लगा रखी है, और उसके इनफैक्ट आपने कोई कविता भी लिख रखी है जो आपको मुंह जबानी याद है। तो एक बार सबको एक बार नौटंकी वाला भी सुना दीजिए। देखिए नौटंकी शब्द ऐसा है जो आमतौर पर बहुत लोग बोलते हैं और बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें अर्थ ये होता है कि जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं है, झूठ दिखाया जा रहा है या कुछ किसी तरह का नाटक है। अच्छा, तो उसके बारे नौटंकी में मतलब नाटक। नाटक से तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि ये कुछ एक तरीके से सच्ची घटना भी इसको मान जी सकते हैं बताइए, सुनाइए सर। कि चिंटू जिज्ञासु आया मेरे पास और आकर उससे पूछा मुझसे एक सवाल बहुत खास पूछा था उसने कि चाचा क्या होती है नौटंकी। अब बताओ ये भी कोई बात है बल्ला ढंग की। पूछा तो उसने ऐसे था जैसे हमने इसे बनाया है। अरे उसे क्या बताएं कि इसे तो हमने अपने जन्म से भी पुराना पाया है। अब पूछा उसने था सवाल तो जवाब देना जरूरी था या ये कहें उसे पीछे छुड़ाने के लिए मेरी मजबूरी था। मैंने कहा कि नौटंकी मनोरंजन का एक साधन जो गांव में कभी कभी होती थी और जिसे देखने के लिए भीड़ भारी हुआ करती थी। अब फर्क इतना है कि नौटंकी तो अब भी हर जगह हर कहीं होती है, बस भीड़ देखने वालों से ज्यादा करने वालों की होती है। बात बात में चीखा चाखी, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, शेरो शायरी और अपनी बात ज्यादा जोर से कहने की कार्रवाई इसमें की जाती है। और जैसे ही ये बात सुनी चिंटू जिज्ञासु बोला कि ये प्रोग्राम की समरी जो आप बता रहे हैं ये तो अक्सर मुझे दूरदर्शन पे दिखाई दे जाती है जिसे संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण कहा जाता है। जी, सुनकर ये बात आंखें मैंने खोली और मैंने कहा तूने कहा वही जो भी चिंटू जिज्ञासु है, मैं अब तक तेरे से बड़ा था लेकिन गुण में और चीजों को देखने में तू मेरा भी गुरु है। तो ये छोटी सी बात है जो कि नौटंकी के बारे में मैंने कुछ शब्दों में लिखी हाँ सर, थी। ये तो नहीं कहेंगे जो संसद, आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पे कई प्रकार के सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, बट कई बार रिलेवेंट चीजें भी होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि पांचों उंगलियां बराबर होती है, कुछ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी इस देश को आगे रखने वाली जो बात है वो कम कम देख। देखने को मिलती है। अब सर मुझे शशि जी ये बताइए कि हमने जो जनरेशन चेंज हो रही है, हम भी अब अपने 50s और लेट 50s की तरफ जा रहे हैं। तो और ये जो एआई आ गया है, इनफैक्ट मैंने कुछ इंटरव्यूज में अपने हर गेस्ट से पूछा है कि आपकी जो कला है लिखने की, शब्दों की, क्योंकि मेरी माताजी जब लिखती थी उनके शब्द बहुत डिफरेंट प्रकार के, बहुत पुराने, बहुत गहरे हुआ करते थे। अब जो लड़के लड़कियां नए जो लोग लिख रहे हैं उनके शब्द बहुत डिफरेंट प्रकार के होते हैं। आपके में भी थोड़ी डिफरेंट प्रकार की शैली है। तो आज तो बड़ा आसान होता है कि मैं एआई को प्रॉम्प्ट दे दूं कि मेरे को 14 नवंबर के ऊपर कोई या किसी भी पर्टिकुलर ओकेजन के ऊपर कविता बना के दे दे और वो दे देता है। और ये क्या आपको एआई आप जैसे लेखक को इम्पैक्ट कर रही है? देखिए मैं तकनीक का कभी भी विरोध मैंने नहीं किया और मैं इस चीज को मानता हूँ कि तकनीक इंसान के द्वारा बनाई गई है और अभी तक एट प्रेजेंट टाइम तक जी जो भी कंडीशन है उसके अंदर किसी तकनीक ने इंसान को नहीं बनाया। जी और यहाँ तक कि कुछ विद्वान कहते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर है वो मनुष्य दिमाग की क्षमताओं का मात्र 1% है परिणाम, हाँ हाँ जिसके अंदर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया। यानी आप सोचिए कि हम कितना अपना दिमाग और अपनी जी क्षमताओं को यूज कर रहे हैं। यूज ही नहीं कर पाते, अपने पूरे जीवन में ही यूज नहीं कर पाते। जी मैं जो आपने अभी बात की साहित्य के अंदर भी अभी जो एआई का लोग इस्तेमाल करने लगे हैं खासतौर पे नई जनरेशन जो है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप तकनीक को अपना असिस्टेंट बनाइए, उसके असिस्टेंट मत रहिए। ओके आज छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोग तकनीक पर डिपेंड हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने अपने बच्चे से कहीं का एड्रेस समझाते हुए कहा कि शाम को वहां पर तू आ जाना। एकदम सिंपल एड्रेस था कि सामने जाना, जहां पर रोड क्रॉस हो, खत्म हो, वहां से लेफ्ट मुड़ना है और सामने उनका घर है। जिस जगह को बच्चा जानता है उसके लिए भी उसने मोबाइल निकाला और गूगल पे वो सर्च किया। मेरे फ्रेंड ने पूछा भाई क्या जरूरत पड़ गई इसको देखने की।
तो उस बच्चे का जवाब ये था कि पापा आपको नहीं मालूम इसने क्या क्या है, ये क्या क्या जानता है। तो मेरे फ्रेंड ने उस वक्त एक बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक काम कर, इस फोन को यहाँ साइड में रखते हैं और तू बता तू क्या जानता है। यानी आप इतने ज्यादा डिपेंड किसी चीजों पर, तकनीकों पर हो रहे हो कि आप अपनी जो नेचुरल, जो आपकी इमेजिन करने की क्षमता है, जो आप नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं, उसको आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डाइवर्ट कर रहे हैं। और एक सर्वे मैंने पढ़ा था पिछले दिनों पेपर में, बहुत चौंकाने वाला है। और उसने उस सर्वे के अंदर जो बात बताई गई थी उसमें यह था कि आज जो जेन जी, जिसमें मैक्सिमम लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इनमें पेशेंस की थोड़ी कमी है और ये बहुत जल्दी जिसे कहें कि इनका रिएक्शन टाइम बहुत तेज है। तो उसका सीधा सा रीजन ये है कि लगभग सभी जेनजीज के पास आज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उनके इशारे से चलता है, उनके इशारे से बात करता है, उनके इशारे की बात मानता है, उनकी पसंद की चीजें दिखाता है और सुनाता है। फोन। जी हाँ। तो जब उससे हटकर के कोई बात, उनके विचारों से हटकर कोई बात की जाती है तो वो उन्हें जल्दी से एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है। ये एक आज नहीं तो कल इसके हम लोग परिणाम देख सकते हैं, दिखने लगे भी हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती जा रही है। हाँ। लोग बहुत ज्यादा इरिटेटिंग फॉर्म में रहते हैं जी। और वैसे तो एक आज की तारीख में जो हम लोग मोबाइल या जितने भी गैजेट्स हैं, इनकी वजह से जो इनकी रेज निकलती है उससे बहुत सारी चीजें बॉडी पर भी इफेक्ट कर रही है। लेकिन जो हमारे शरीर को चलाने वाला सबसे कीमती यंत्र है हमारा दिमाग, वो कहीं ना कहीं ऊपर हावी हो गया हम उसको कहीं ना कहीं मशीन के आदी होकर के कहीं ना कहीं अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान कर रहे हैं। तो इनफैक्ट हर्षी जी, जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि कुछ कंट्रीज ने इनिशिएटिव लिए हैं जहाँ पे पर्टिकुलर क्लास तक, एज तक फ़ोन को बैन कर दिया है कि आप अपना फ़ोन ही बच्चों को दे नहीं सकते, ला नहीं सकते। स्कूल में भी और शायद घरों में भी नियम एप्लीकेबल किए हैं। तो आई एम श्योर आने वाले समय में हमारी सरकार है, हमको जैसे पेरेंट्स इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। शशि बताइए, जो आपका जो इकोसिस्टम है, जो आपके दोस्त आप ही के करीब वाले हैं या हर प्रकार के आपके दोस्त हैं? देखिए, मैं कुछ ही मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मल्टीपल कंडीशंस में अलग-अलग कैटेगरीज के हैं आपके मित्र बिल्कुल। हैं। और मेरे साथ तो जो मेरे एज ग्रुप के भी फ्रेंड्स हैं, मेरे से बड़े जो हैं वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, छोटे भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। और मुख्य बात ये है कि मुझे सबके साथ में मजा आता है। यही मान लीजिए कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबके साथ अपने आप को कंफर्ट जोन में पाता हूँ। तो सभी से कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। कई बार बच्चे इतनी गहरी बात कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते, और कई बार बुजुर्गों के साथ बैठना इतनी राहत दे देता है कि कोई भी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखे जाएं, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो इकोसिस्टम जो आपने बात की, तो ये इस पे बहुत सारी लेयर्स हैं। मैं किसी एक मेरे कहने का मतलब था कि आपके पास अच्छे सारे दोस्त हैं जो आपने मैं समझ पाया था, जिससे आपका बैलेंसिंग बहुत ही ये अच्छा है, यूनिफॉर्म्ड है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। एम आई राइट? आप ये ऊपर वाली की मैंने जैसे ही कहा कि लिखना जो है ये पूरी तरह से मैं इसको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मानता हूँ। तो सर वापस लिखने के ऊपर आते हैं। अब आपने इतनी सारी डायरियां लिख रखी है और मेरा हमेशा जब भी आपके संग डिस्कशन होता है, विवाद होता है कि आप अपने, क्योंकि देखिए क्या है, जो आपने लिख दिया कर दिया, आप जब तक हैं, बच्चे हैं, तो जो मेरी एक सलाह थी कि इसको आप डिजिटाइज करिए। तो मुझे बताइए कि आप अल्टीमेटली आपने अपने लिए नेक्स्ट 2-3 साल के लिए क्या प्लान बना? देखिए आपका जो व्यापार चल रहा है ऑनलाइन, वो तो आई एम श्योर चलता रहेगा, आपने उसको सिस्टम प्रोसेस लगा रखे हैं, और भी अच्छा बढ़े भगवान करे। बट जो आपका ये मेन जो पैशन है लिखना, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए अभी मुझे पहले भी कुछ लोगों ने इसके बारे में, मतलब इन चीज़ों पे डिस्कस हुआ है जी। और कि कुछ ना कुछ इनको आप जी। किसी भी रूप में स्टोर कीजिए जी। ताकि ये लोगों तक पहुंचे या और लोगों के काम आए, या आने वाली पीढ़ियां भी इनका जी। कुछ स्वाद ले सकें। जी। तो मैंने थोड़ा सीरियसली इसके बारे में सोचना शुरू किया जी। है और प्रयास कर रहा हूँ कि जो कुछ भी समय समय पर लिखा है उसको 1, 2 या 3 जितनी भी बुक्स में लोगों के लिए हम पेश कर सकें। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी एफर्ट कर रहा हूँ और ईश्वर जानता है कि कब ये चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन पूरा भरोसा है कि आप जैसे प्रबुद्ध साथी साथ में हैं तो हम निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी कुछ नहीं चीज़ें शशि जी, एज एन मोबाइल की इंडस्ट्री में रहा हूँ, तो इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही जो एआई है, जो कई मामलों में हमारा कंपटीशन भी है, ये आपकी बहुत मदद करेगी। इसमें आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं और उसको उसको और ठीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और किसी भी पब्लिशर को, इनफैक्ट मैं सबको बोलना चाहूंगा, मैंने अपनी मदर की बुक छपवाई थी, तो आई नो द प्रोसेस, आई कैन हेल्प यू।
और जो पहला इवेंट करेंगे आपके बुक लॉन्च का वो हम जूम के ऊपर करेंगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। तो शशि जी, आप थोड़ा अपने इस पूरे संवाद को थोड़ा खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो आपको क्या लगता है अब जो हमारा समाज है जो आगे जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, खासकर साहित्य से लेके? क्योंकि आज की तारीख में अब जो बच्चे भी हैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, हम मैगजीन नहीं पढ़ते। इनफैक्ट आप जब जयपुर में जाएंगे तो बहुत ही कम स्टोर्स मिलेंगे जहाँ पे किताबें मिलती हैं, या तो हमारे जवाहर कला केंद्र में मिलती है या क्रॉसवर्ड में मिलती है, या 2-3 स्टोर्स और हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। राजा पार्क सिटी पल्स के पास एक स्टोर है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा ये दिक्कत हो रही है, और हम ऐसे क्या इनिशिएटिव लें आपको लगता है एज ए पेरेंट्स कि बच्चे किताबें पढ़ें? देखिए, किताबें कुछ भी हो सकती हैं, खासकर साहित्य से रिलेटेड। हाँ, किसी को मैं थोप तो नहीं सकते, बट नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे बोलते हैं ना, बेस्ट डेमोस्ट्रेशन इज सेल्फ यूज। जी, अपना खुद का किया हुआ काम ही सबसे अच्छा डेमोस्ट्रेशन होता है। ओके। तो हमें शुरुआत हमारे घरों से ही करनी होगी। पहले शशि जी बताऊं, पहले हमारे ड्राइंग रूम्स के ऊपर हम लोग अभी भी पुराने पॉलिटिशियंस के, फिल्म स्टार्स के खुद के घर देखते हैं। मेरी मदर की खुद की एक लाइब्रेरी जो मैंने संभाल के रख रखी है, और हमारे जब ग्वालियर में घर था वहाँ उनकी किताबें सजी रहती थी। तो बिल्कुल आपकी जो बात आप शायद कहना चाह रहे हो, अब हमारे ड्राइंग रूम्स में कुछ दूसरी चीज़ें रहती हैं। टीवी बहुत बड़ा है, बिल्कुल। शो पीस लगे हैं, किताबें नहीं हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं आप, घर से शुरुआत करें, जी हाँ, चैरिटी घर बिगिन से फ्रॉम ही। होम? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि घर से शुरुआत करें। और शुरुआत का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए, मैंने नॉर्मली महसूस किया है कि जब से फैमिलीज छोटी होने लगी है और जिंदगी थोड़ी न्यूक्लियर रफ्तार फैमिली होने लगी है, न्यूक्लियर बड़े फैमिली। बड़े। हाँ, मेरे को शशि लगता है जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, पहले हमारे घर में ना बूढ़े दादा दादी वगैरह सब रहा करते थे, तो अभी भी, लेकिन कई जगह फैमिली अब अलग अलग हो गई है। तो अब कोई बच्चे भी नहीं पूछते कहानी सुनाओ, वो खुद ही अपने मोबाइल में लग जाते हैं, देख लेते बिल्कुल। हैं, सो जाते हैं। तो हाँ, बताइए आप। तो इसमें अब जैसे देखिए, मुझे याद है कि जब घर में न्यूज़पेपर एक आया करता था, जी, तो न्यूज़पेपर के लिए भी लड़ाई हुआ करती थी। पहले कौन पढ़ेगा? पहले कौन पढ़ेगा, या मुझे इसमें से ये वाला हिस्सा दे दो, या मेरी पसंद का ये है, तो वो एक हुआ करता था। जी, आज कितनी बार ऐसा होता है कि वो फूल का फूल ही रह जाता है, खुलता ही नहीं है। खुलता ही नहीं। क्योंकि सुबह उठते ही सबकी भागा दौड़ी इतनी शुरू होती है जिंदगी में कि न्यूज़पेपर को भी सिर्फ जैसे एक औपचारिकता पूरी करने के लिए, और मतलब कहते हुए शर्म भी आती है और अच्छा भी नहीं लगता कि न्यूज़पेपर वालों का भी उसमें कहीं ना कहीं रोल है कि हमारे जो मीडिया है ये खबरों को मिस खंडित नहीं करता, मंडित करता है। हाँ, हाँ, हाँ। किसी भी चीज का खंडन करना और मंडन करने में थोड़ा फर्क होता है। मीडिया को मतलब पकड़ रखा है पर्टिकुलर लोगों ने। तो मतलब वो इस तरह का मतलब माहौल बनाते हैं कि सनसनी जैसी चीजें जी, उनको लोगों को पेश की जाए जी, अखबार में रोजाना। आप देखिए, जी, लोगों का, बहुत से लोगों का पढ़ने का मन ही नहीं होता, जी, क्योंकि रोज वही, कहीं रेप, कहीं फिरौती, कहीं जी, साइबर जी, ठगी, कहीं जी, ये, कभी कहीं हत्या, कहीं लूटपाट, कहीं फ्रॉड हो गया। मतलब कुछ ना कुछ पन्ने पलटते पलटते ये चीजें आज मैक्सिमम लोग, आप एज के साथ समझ सकते हैं, तो मैक्सिमम लोग न्यूज़पेपर के लोग इसलिए भी पढ़ते हैं कि उसमें देखें कि तीये की बैठक वगैरह का शोक समाचार का जी, कहीं जी, अपने किसी जानकार की तो नहीं है, कहीं वो अपने को पता ना चले। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ घर में आता है, किसी को जरूरत पड़ जाए तो कभी देख लें, इस तरह से लेते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि न्यूज़पेपर में लगभग, क्योंकि मेरी एक किसी आरजे से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात कही थी जी, कि एक न्यूज़पेपर में लगभग लगभग 200 तरह की न्यूज़ होती है। 200 तरह 200 की। न्यूज़ होती है एक न्यूज़पेपर में, जो ठीक ठाक से आप मंगाते हैं। 200 की 200 किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता पढ़ना। इवन कोई रिटायर्ड पर्सन हो वो भी 200 की 200 न्यूज़ नहीं पढ़ता। सब अपने इंटरेस्ट की चीजें उसमें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़नी चाहिए, जो कि आपको ओवरऑल समाज से कनेक्ट रखती हैं और चीजों को समझने का एक अच्छा मौका देती हैं। और रही बात बुक्स की, तो मैं कहता हूँ कि बुक्स जीवन में सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जी, किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। मैं इस बात को यूं ही नहीं कहता, क्योंकि किताबें आपको, पहली चीज तो ये है कि आपसे कुछ लेती नहीं है। जी, ये कोई आपसे फरियाद भी नहीं करती, जी, आपसे शिकायत भी नहीं करती, जी, आपसे उम्मीद भी नहीं रखती, जी, और जब आप इसको खोलेंगे आपको कुछ ना कुछ देगी। तो अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाइए। आप डिजिटल आप कितना भी पढ़ लीजिए, हम्म। एक फीलिंग आएगी नहीं जो पन्ने पलटने की, हाँ, सर, वो कागजों की किंडल खुशबू। खुशबू, वगैरह हमने भी सर सेल आउट किए हैं, बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉनिक कागज बुक्स की डिवाइस। खुशबू, पन्ने पलटने की जो आवाज, और मेन बात है जो हमारी सेंसेस, जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारी सारे सेंसेस फोकस होते हैं। ये ब्रेन के लिए भी अच्छा है, हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है, हमारी वोकाबुलरी के लिए बहुत अच्छा है। आज जैन जी की जो आपने भी बात की, उनकी आप अगर लैंग्वेज सुनेंगे तो ये शॉर्टकट के अंदर कितनी सारी चीजें कहते हैं सुनिए। जी, जी, लेकिन जब किताबें पढ़ते हैं तो आपकी वोकाबुलरी बहुत अलग तरीके की होती है, बात करने का, समझने का, कहने का, सबका एक ढंग अलग हो जाता है। और डेफिनेटली आज अच्छे बोलने वालों की कमी है,
तो सुनने वालों की कमी है, सुनने वालों की तो दोनों की। देखिए हम, क्योंकि अच्छे बोलने वाले भी नहीं है, इनफैक्ट मतलब मैं ही नहीं कहूंगा नहीं है, मैं ही कहूंगा कि अच्छे बोलने की बात तब आती है जब कोई सुनने वाले हों, और सुनने वाले को लगता है कि वही तो है, क्या सुनना है क्या सुनना है, मुझे सब पता है। सर मुझे ध्यान है शायद कभी कभी ही फिल्म है जिसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी में गाना है कि कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने कहने वाले, वाले और तुमसे सुनने वाले, बेहतर सुनने वाले। तो कोई मुझे लग क्यों रहा मुझे है, याद करे। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों चीज़ों में थोड़ी कमियां हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है जो हम सभी व्यूवर्स से बोलना चाहते हैं कि किताबों को अपना दोस्त बनाइए, किताबों को खूब पढ़िए, और अपने घर में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम बनाएं कि बच्चे भी उनको देखें। तो थैंक यू सो मच शशि जी, आप हमारे साथ इतने देर रहे। कभी को किसी को ना 1 घंटे के अंदर बांधना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, खासकर जब 9 रस की बातें करें। आज तो शशि से हमने पिछले पौन या 50-55 मिनट में 2 या 3-4 रसों के ऊपर बात कर पाए। लेकिन आई एम श्योर जो इनके पास 3-4 डायरियां देख रहा हूँ उनकी, यदि मैं इनके संग बैठूं तो शायद महीना 2 महीना या 3 महीना कम पड़ जाए, और एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें तो सर सालों साल निकल जाए या महीने निकल जाए, है ना। तो सर थैंक यू सो मच इस एहसास को दिलाने के लिए, वापस से किताबों के लिए जो प्यार है आपका और जो कविताओं के लिए है। और आई एम श्योर कि जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे थोड़े बहुत प्रेरित तो होंगे। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, यदि शशि जी के बारे में और जानना हो या किताबें देखनी हो, किताबें तो इनकी आएंगी, लेकिन इनकी कविताएं सुनना हो लाइव, तो मेरे को आप फोन कर सकते हैं। शशि जी आप बिल्कुल, ऑलवेज मैं अपने हमेशा, ज्ञान को बाकी लोगों को भी, अपने इस चमत्कार को, चीजों को लोगों को बताइए। देखिए मुख्य जो उद्देश्य है लिखने का, जो ये है कि जो मुझे अच्छा लगा वो सबको अच्छा लगे। हाँ। जरूरी नहीं है सबको उतना ही अच्छा लगे, जी, लेकिन फिर भी अगर किसी चेहरे पर खुशी आए या किसी दिल को सुकून मिले तो लिखना सार्थक हो जाता है। इनफैक्ट सर यही हमारे ज़ूमज़िंग चैनल का मोटिव भी है कि लोगों को स्ट्रेस भी रखें, थोड़ी सी हैप्पीनेस दें, खुशी दें, और उनकी लाइफ में थोड़ा सा स्पार्क दे दें। थैंक यू सो मच शशि जी, हमारे शो चलिए, पे। थैंक मैं यू सो अभी मच जाते जाते जी। एक छोटी सी कविता एक आप जी लोगों के सामने और रख रहा हूँ, जी, सुना क्योंकि दीजिए आपने सर। जो शब्द काम लिया स्ट्रेस, जी जिंदगी में इतना स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस के बारे में ही कभी कहीं लिखा जी था, वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ कि जिंदगी के प्रेशर से कैसे उभरते हैं। प्रेशर इतना ज्यादा है कि इस प्रेशर से कैसे उभरते हैं। तो जिंदगी के प्रेशर से कुछ ये ऐसे झेल रहे हैं, कभी हंस के और कभी हंसा के जिंदगी से खेल रहे हैं। गाने कभी गाएं तो कभी गुनगुनाते हैं, जी बुरा लगे कुछ तो दिल में भुनभुना कर भी बाहर मुस्कुराते हैं। दर्द जब प्रेशर की हद से गुजरते हैं, दर्द जब प्रेशर की हद से गुजरते हैं, तो महबूब की मीठी यादों से इस दर्द से उबरते हैं। जी दुनिया भर के दुखियारों की दर्द भरी दास्तानों से दर्द अपना कम लगता है। दुनिया भर के दुखियारों की दर्द भरी दास्तानों से दुख अपना कम लगता है, और सच ये है कि प्रेशर रिलीज करने में दम बड़ा लगता है। जी टॉपिक चेंज कर करके प्रेशर को कभी भुला देते हैं, और पार ना पड़े इससे तो गाना फिर वही गा लेते हैं। जी। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। वाह सर वाह, थैंक यू सो मच शशि जी, थैंक so यू वेरी much. मच, बहुत अच्छा Wish you लगा। all the best. विश यू ऑल द बेस्ट, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।